Good morning, students. I welcome you all in ninth class. Today we are going to start our very first chapter, Matter in Our Surroundings. First of all, I will clear you the term matter because our chapter is all about matter. See, when we look around, we can see variety of things like many of the living organisms including other human beings, birds, animals, plants, trees, many of the eatables like fruits, vegetables, chapati, fruit juice, cold drink, milk, water, and many of the plastic items like switchboards, plastic toys, plastic vessels, etc. कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने चारों तरफ नजर घुमा के देखते हैं तो हमें अपने चारों तरफ तरह तरह की चीजें दिखाई देती हैं, जैसे तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें कई तरह के एनिमल्स आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गए, बर्ड्स आ गए, प्लांट्स आ गए, ट्रीज आ गए। इसके अलावा हमें कई तरह की खाने की चीजें दिखाई देती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चपाती, फ्रूट जूस, मिल्क, वाटर। इसके अलावा हमें कई तरह के प्लास्टिक आइटम्स दिखाई देते हैं, जैसे प्लास्टिक टॉयज, प्लास्टिक वेसल्स, स्विच बोर्ड्स। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन हम उन्हें फील कर सकते हैं, जैसे कि एयर। ऑल दीज थिंग्स आर कैटेगराइज्ड एज मैटर। ये सब जो चीजें हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? मैटर। तो आपने नोटिस किया होगा कि इन सब मैटर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है। मतलब ये जितने भी मैटर की मैंने लिस्ट बनाई है, ऑल ऑक्यूपाई स्पेस, ये सब स्पेस यानी जगह घेरते हैं। सेकेंडली, ऑल हैव मास, सब में मास वजन होता है। आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, आप एयर ले लो, वाटर ले लो या कोई भी वुडन आइटम ले लो, ठीक है। ऑल दीज थ्री थिंग्स और इसके अलावा भी बाकी जो चीजें हैं जिन्हें आप मैटर कह रहे हो, ये सब स्पेस यानी जगह ऑक्यूपाई कवर करती है, जगह घेरती है, बिल्कुल करती है। एंड ऑल हैव मास, सब में मास वजन भी होता है। तो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस and has mass. So I am writing definition of matter on the board. Matter is anything which occupies space and has mass. तो मैटर वो कोई भी चीज हो सकती है जो स्पेस यानी जगह कवर ऑक्यूपाई घेरती है, ठीक है, और जिसमें मास यानी वजन होता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर। अब जो हमारे अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे, जो ऋषि थे, ठीक है, या आप ये कह सकते हो पुराने टाइम में जो साइंटिस्ट थे जिन्हें हम फिलोसफर्स कहते हैं, जो काफी स्टडी रिसर्च वगैरह करते थे, उनके अकॉर्डिंग मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 क्लासेस। उन्होंने मैटर को 5 क्लासेस में, 5 कैटेगरीज में या टाइप में डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि मैटर इज ऑफ 5 टाइप्स। फर्स्ट, फायर, अर्थ, स्काई, वाटर, एयर। उन्होंने कहा कि जो मैटर है वो 5 टाइप का होता है, उन्हें आप 5 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हो। कुछ मैटर फायर होता है, कुछ अर्थ होता है, कुछ स्काई होता है, कुछ वाटर होता है, कुछ एयर होता है। यानी मैटर इन 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाइड डिवाइड होता है। यानी हर चीज में, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो इन 5 टाइप के बेसिक एलिमेंट्स या मैटर से बना होता है। जैसे कि उनके अकॉर्डिंग तो हम जो लिविंग है और बाकी जो नॉन लिविंग चीजें हैं
वो सब इन 5 बेसिक एलिमेंट्स, इन 5 टाइप के मैटर से बनी होती है। जैसे कि हम में फायर भी है, अर्थ भी है, स्काई भी है, वाटर भी है और एयर भी है। ये इंडियन फिलोसफर्स की थिंकिंग थी, उनका कंसेप्ट था अबाउट द टाइप्स ऑफ मैटर। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, काफी ज्यादा इंटेंसिव स्टडी और रिसर्च की गई, और जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग मैटर बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। यानी उन्होंने मैटर को बेसिकली 3 क्लासेस, 3 टाइप्स में डिवाइड किया, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, और हम अपने चैप्टर में इसी क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, यानी whatever the classification given by our modern day scientist that we are going to study in this chapter। इसका मतलब हम मैटर को मानेंगे कि वो 3 टाइप्स या कैटेगरीज में डिवाइड होता है। बहुत सारा मैटर सॉलिड होता है, बहुत सारा लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। और इन तीनों टाइप्स में, कैटेगरीज में क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे। वन मोर थिंग, इन्हें हम स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि मैटर मेनली, बेसिकली 3 स्टेट्स में पाया जाता है। सो मैटर इज बेसिकली और मेनली फाउंड इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये 3 टाइप्स का मैटर है, ये मैटर की 3 स्टेट्स हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर नेक्स्ट पार्ट। लेकिन उससे पहले एक चीज और, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैटर। मैटर का नेचर क्या होता है? देखिए, यहां पर 2 फिलॉसफी है। मैटर कंटिन्यूअस होता है या मैटर पार्टिकुलेट होता है। कहने का मतलब, क्या कोई भी मैटर एक कंटिन्यूअस मैटर होता है? मतलब जैसे कि लॉग ऑफ वुड, वुड का एक पीस, वुड का एक लॉग, वुड का लकड़ी का एक टुकड़ा, जैसे वो कंटिन्यूअस है, क्या मैटर भी उसकी तरह कंटिन्यूअस पीस होता है? या फिर मैटर पार्टिकुलेट होता है, मतलब छोटे 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 पार्टिकल से बना होता है? तो इसमें करेक्ट फिलॉसफी है कि मैटर पार्टिकुलेट होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। तो मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस लाइक अ लॉग ऑफ वुड। एक वुडन लॉग की तरह, एक वुडन पीस या वुड के टुकड़े की तरह मैटर कंटिन्यूअस नहीं होता, बल्कि छोटे 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 स्मॉल टाइनी पार्टिकल से बना होता है। सो मैटर हैज पार्टिकुलेट नेचर एज इट इज मेड अप ऑफ very small tiny particles. It is not continuous like a log of wood. ठीक है? Now, अब next point, matter इन छोटे छोटे tiny particles से बना होता है। mainly इन particles को हम कहते हैं atoms. Okay? Now, इन particles यानी atoms की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं? सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? फर्स्ट, these particles are very tiny or small. मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, तो यही इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत स्मॉल टाइनी छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। सो the particles are very small or tiny which you cannot see with your naked eyes. Second point,
These particles move continuously. ये जो particles है ये continuously move करते रहते हैं, इसलिए I have written they continuously move और they move continuously means वो हमेशा move करते रहते हैं. तो ये कभी भी रेस्ट या स्टेशनरी या एक जगह नहीं रहते, बल्कि ये इनमें मूवमेंट होता रहता है, ये मूव करते रहते हैं. थर्ड पॉइंट, these particles have space between them. इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है. आप देख सकते हैं, ये देखिए इन पार्टिकल्स के बीच में ये स्पेस दिख रही है आपको. किसी मैटर में स्पेस बहुत कम होती है, किसी में थोड़ी ज्यादा होती है और किसी में बहुत ज्यादा होती है. बट इन ऑल काइंड्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम. स्पेस जरूर होती है, इनके बीच में जगह होती है जिसमें ये मूव करते हैं. पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर. ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. किसी मैटर में ये पार्टिकल्स एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, किसी में ये कम अट्रैक्ट करते हैं और किसी में ये मीडियम अट्रैक्ट करते हैं, बट दे अट्रैक्ट ईच अदर. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो मैटर जिन पार्टिकल्स से बना होता है उन पार्टिकल्स के ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं. फर्स्ट, ये बहुत छोटे होते हैं. सेकंड, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. थर्ड, इनके बीच में स्पेस होती है. फोर्थ, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अब साइंस में कोई भी कंसेप्ट बिना किसी एक्सपेरिमेंट या टेस्ट के हम नहीं कह सकते. सो वी प्रूव ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी और टेस्ट. तो हम कुछ एक्टिविटी या टेस्ट या एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसकी हेल्प से हम इन सारे पॉइंट्स को प्रूव करेंगे. फर्स्ट, पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी और स्मॉल. बहुत छोटे होते हैं ये. इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक 5 आइडेंटिकल बीकर्स. तो आप 5 एक जैसे आइडेंटिकल सेम टू सेम बीकर्स लीजिए. ठीक है. कोशिश कीजिए कि आप ट्रांसपेरेंट बीकर्स लो, जैसे कि ग्लास बीकर या प्लास्टिक बीकर. अब इसमें आप 100 ml डिस्टिल्ड यानी प्योर वाटर लीजिए और बाकी बचे हुए 4 बीकर्स में आपको 90 ml डिस्टिल्ड वाटर लेना है. 90 ml distilled water. In this also 90 ml distilled water. Same way 90 ml distilled water, and this is the last one, 90 ml distilled water. Now अब in the very first beaker in which we have taken 100 ml distilled or pure water, in that beaker put 2-3 crystals or pieces of potassium permanganate. फर्स्ट बीकर जिसमें आपने 100 ml डिस्टिल्ड या प्योर वाटर लिया है, उसमें आप 2-3 क्रिस्टल्स या पीसेस लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट के और वो उसमें डाल दो. जैसे ही आप इसमें डालोगे पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डिसॉल्व हो जाएगा
और इस सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा वॉयलेट। उसके बाद आपको इस सॉल्यूशन से 10 ml लेना है और उसे ट्रांसफर करना है सेकेंड बीकर में कंटेनिंग 90 ml डिस्टिल्ड वाटर। तो इस सॉल्यूशन का 10 ml लीजिए और उसको नेक्स्ट बीकर के 90 ml डिस्टिल्ड वाटर में डाल दीजिए। तो ये भी टोटल 100 ml हो जाएगा और इसका कलर जरूर नोट कीजिए। ऑब्वियस सी बात है, वो भी क्या आएगा, वॉयलेट। फिर इसका आप 10 ml लीजिए और इसमें ट्रांसफर कर दीजिए। फिर इसका भी 10 ml लीजिए, अगले में ट्रांसफर कर दीजिए और इसका 10 ml लीजिए और इसमें ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है। अब आप एक चीज नोट कीजिए कि क्या सारे बीकर्स में जो सॉल्यूशन है सबका कलर चेंज हो गया? बिल्कुल। सबसे पहले सबका कलर क्या था? कलरलेस, कोई कलर ही नहीं था। ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाटर, कलरलेस। लेकिन जैसे ही हमने 2-3 क्रिस्टल्स या पीसेस डाले पोटेशियम परमैंगनेट के फर्स्ट बीकर में, इसका कलर हो गया वॉयलेट क्रिस्टल्स की वजह से। फिर उस सॉल्यूशन का 10 ml इसमें ट्रांसफर किया तो इसका भी वॉयलेट, इसका 10 ml इसमें ट्रांसफर किया वॉयलेट, सबका कलर वॉयलेट हो गया। बस डिफरेंस इतना है, इसका कलर डार्क वॉयलेट था, इसमें कंपैरेटिवली थोड़ा लाइट वॉयलेट था, इसमें और लाइट वॉयलेट हो गया, इसमें और लाइट और इसमें और लाइट। यानी सारे सॉल्यूशंस कलर तो हुए बट थोड़ी सी इंटेंसिटी कम थी। मतलब सबका कलर वॉयलेट तो हो गया, लेकिन ये शुरू के जो बीकर्स है, इसमें फर्स्ट बीकर सबसे ज्यादा हाईली कलर्ड, हाईली डार्क वॉयलेट हुआ, फिर वो थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। यानी सारे कलर तो हो गए बट जो कलर की डार्कनेस थी, इंटेंसिटी थी, वो थोड़ी थोड़ी कम होती गई, बट कलर सब हो गए। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि 2-3 क्रिस्टल्स या पीसेस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट जो आपने इस बीकर में डाले वो लास्ट बीकर तक गए। तो आप ये सोचिए कि 2-3 क्रिस्टल्स या पीसेस, मतलब 2-3 क्रिस्टल या पीसेस, छोटे छोटे पीसेस होते हैं। ठीक है, उन छोटे छोटे पीसेस में क्या पता कितने मिलियंस या बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स थे, ठीक है, जो लास्ट बीकर तक गए। और अगर आप 2-3 बीकर्स और भी ऐड कर दोगे तो उसमें भी जाएंगे वो, और उसका वाटर का कलर भी क्या हो जाएगा, वॉयलेट, चाहे वो और लाइट हो। तो इसका मतलब इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि मैटर बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल से बना होता है। ये पार्टिकल्स वाकई में बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, विच यू कैनॉट सी विद योर नेकेड आइज। क्योंकि देखिए, आप खुद सोचिए कि हमने फर्स्ट बीकर में जिसमें 100 ml डिस्टिल्ड वाटर था, उसमें सिर्फ हमने 2-3 क्रिस्टल्स यानी 2-3 पीसेस, 2-3 पीसेस डाले थे, छोटे छोटे पीसेस होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, वो डाले थे। ठीक है, जो इतने पार्टिकल से बने हुए थे, वो पार्टिकल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और अगर हम 2-3 बीकर्स और ऐड ऑन कर दें तो उसमें भी जाते हैं। तो मतलब उन 2-3 क्रिस्टल्स में मिलियंस बिलियंस न जाने कितने ही पार्टिकल थे। तो इतने छोटे छोटे पीसेस में इतने पार्टिकल आ गए जो इतने बीकर्स में चले गए। इसका मतलब वो पार्टिकल्स बहुत छोटे थे, जो 2-3 क्रिस्टल्स में भी इतने सारे आ गए, जो इतने सारे बीकर्स यानी वाटर में चले गए और उनको उन्होंने क्या कर दिया, कलर चेंज कर दिया। हाँ, इसमें पार्टिकल बहुत ज्यादा गए, इसमें थोड़े कम गए, इसमें थोड़े कम गए, इसमें और कम गए, इसमें और कम गए, आगे में और कम जाएंगे, लेकिन जा रहे हैं लास्ट बीकर तक। इसका मतलब उन 2-3 क्रिस्टल छोटे छोटे पीसेस में, थोड़े से मैटर में भी इतने मिलियंस बिलियंस काउंटलेस पार्टिकल्स थे जो बहुत आगे तक जाते हैं। यानी वो बहुत छोटे थे पार्टिकल, जो इतने छोटे छोटे पीसेस में इतने सारे आ गए जो आखिर तक गए। इट मीन्स पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। अब आप खुद सोचिए कि इसी एक्सपेरिमेंट या टेस्ट को हम किसी और मटेरियल के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट की जगह डेटॉल ले लीजिए। डेटॉल आप सबके घर में होगा, ठीक है, और यहाँ पे डेटॉल की 3-4 ड्रॉप्स डालिए। जैसे आपने 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डाले, उसकी जगह आप डेटॉल की
3-4 ड्रॉप्स डालिए। डालते इसमें एक डेटॉल की अलग सी स्मेल आने लगेगी। फिर एक काम कीजिए, इस सॉल्यूशन का 10 ml इसमें डालिए, फिर उसका 10 ml अगले में, फिर उसका 10 ml अगले, फिर और अगले में ट्रांसफर करते जाइए और सारे सॉल्यूशन को स्मेल कीजिए। सब में से डेटॉल की स्मेल आएगी। सिर्फ डिफरेंस इतना है, इसमें स्मेल ज्यादा होगी, ज्यादा इंटेंस होगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी। इसमें थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग आएगी, इसमें और कम स्ट्रॉन्ग, इसमें और आगे और कम, लेकिन स्मेल सब में आएगी। मतलब डेटॉल की 3-4 ड्रॉप्स जो हमने इसमें डाली, उसमें इतने पार्टिकल्स थे जो 5 बीकर्स और बढ़ा दे तो उन बीकर्स में भी जा रहे हैं और उसके वाटर और सॉल्यूशन को भी क्या कर रहे हैं, स्मेलिंग बना रहे हैं। तो सोचिए, डेटॉल की 3-4 ड्रॉप्स में इतने पार्टिकल्स आ गए कि वो इतने सारे वाटर में, इतने सारे बीकर्स तक आगे तक जा रहे हैं। यानी उन 3-4 ड्रॉप्स में बहुत पार्टिकल थे जो इतने सारे वाटर में इतने आखिर तक जा रहे हैं। और इतने 3-4 ड्रॉप्स में इतने पार्टिकल कैसे हो गए? वो पार्टिकल बहुत छोटे थे। इसका मतलब डेटॉल की 3-4 ड्रॉप्स में ही बहुत सारे मिलियंस, बिलियंस, इवन उससे भी ज्यादा, ठीक है, छोटे 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 पार्टिकल्स थे जो बहुत सारे वाटर को, बहुत सारे बीकर्स को क्या कर रहे हैं, स्मेलिंग बना रहे हैं। तो these two experiments or tests or activities are proving that matter is made up of particles and that particles are very small, very tiny, which we cannot see with our naked eyes. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूअसली। पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, बिल्कुल आप खुद ये फील कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो एट योर होम ओनली। देखिए, आप कोई भी एक रूम में चले जाइए, उस रूम के एक कॉर्नर में खड़े हो जाइए और उस कॉर्नर में एक इंसेंस स्टिक मीन्स अगरबत्ती जलाइए। ठीक है, तो जैसे ही रूम के एक कॉर्नर में आप खड़े होगे और इंसेंस स्टिक अगरबत्ती जलाओगे तो उससे अलग अलग तरह की फ्रेगनेंट खुशबूदार गैसेस निकलेंगी जिसकी आपको स्मेल आएगी। अब कुछ देर बाद आप देखना वो स्मेल रूम के हर कॉर्नर, इवन पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगी, जबकि आपने रूम के एक कॉर्नर में खड़े होके उस अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक को जलाया था। वहीं पे उसकी गैसेस प्रोड्यूस हुई थी, वहीं पे उसके पार्टिकल्स थे, तो वहीं पे स्मेल आनी चाहिए थी ना। फिर कुछ ही देर बाद वो स्मेल हर कॉर्नर पूरे रूम में कैसे स्प्रेड हो गई? इसका मतलब उस इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती को जलाने से जो गैसेस निकली, उस गैसेस के पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर स्पेस में रेस्ट में या स्टेशनरी कंडीशन में या फिर वहां रुके नहीं कि वहीं रहे हम, बल्कि वो उन रीजन्स में गए, उन जगहों पे गए जहां पे वो नहीं थे। इस तरह से वो रूम के हर कॉर्नर पूरे रूम में फैल गए। इसका मतलब पार्टिकल्स ऑलवेज मूव। जहां पे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं वहीं पे नहीं रहेंगे, बल्कि वहां से वो उन रीजन्स में जाएंगे जहां वो नहीं है। सो यहाँ पर आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, दैट पार्टिकल्स मूव कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। कहने का मतलब पार्टिकल्स उस रीजन से, उस एरिया से, उस जगह से जहां उनका कंसंट्रेशन अमाउंट ज्यादा है, वहां से उस एरिया रीजन में मूव करते हैं जहां उनका कंसंट्रेशन कम है। इसका मतलब पार्टिकल्स मूव करते हैं हमेशा। ओके, तो ये आपका सेकंड पॉइंट प्रूव हो गया और इसके साथ हमने एक नई चीज और सीखी, दैट इज पार्टिकल्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। और इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वो ये कि
डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में इंटरमिक्स होते हैं। बिल्कुल सही है। फर्स्ट मैटर क्या था यहाँ पे? इंसेंस स्टिक, फ्रेग्रेंस स्टिक मीन्स अगरबत्ती। ठीक है, उसको हमने जलाया, ठीक है, उसके पार्टिकल्स निकले, तो वो हो गया हमारा फर्स्ट मैटर। उसके पार्टिकल्स मूव किए, किसमें मूव किए? पूरी रूम की एयर में, जो हमारा सेकंड मैटर। यानी फ्रेग्रेंस स्टिक या फिर इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती जो फर्स्ट मैटर है, उसके पार्टिकल्स सेकंड मैटर यानी एयर के पार्टिकल्स के बीच में क्या हो गए? इंटरमिक्स। तो फर्स्ट मैटर के पार्टिकल्स सेकंड मैटर के पार्टिकल्स में इंटरमिक्स हो गए। ठीक है, ये भी क्या है? ये डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन की एक नहीं दो डेफिनेशन है, दोनों का मीनिंग सेम है बट हम दोनों तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफ्यूजन कैन बी डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स from a region of higher concentration to a region of lower concentration, or it can be defined as intermixing of particles of a matter with particles of another matter। तो इस तरह से जब पार्टिकल्स बिल्कुल मूव करते हैं लेकिन वो हमेशा उस रीजन से जहां पे उनका कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट ज्यादा है वहां से कहाँ मूव करते हैं? उस रीजन में जहां उनका कॉन्सेंट्रेशन कम है, ताकि दोनों जगह कॉन्सेंट्रेशन यानी कि अमाउंट क्या हो जाए? इक्वल सेम। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में इंटरमिक्स होते हैं। ठीक है, बोथ आर नोन एज डिफ्यूजन। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का पार्ट हम कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे और इस पार्ट को भी हम वहां पे रिवाइज रिकैप्चुलेट करेंगे। तब तक आप अपनी टेक्स्ट बुक से या जो आपको नोट्स मिले हैं चैप्टर 1 के, उनसे आप इसे जरूर पढ़िएगा, ताकि जब हम कल वापस से इसको रिवाइज करें तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।